हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आरबीआई ग्रेड बी 2026 का जो फेज वन एग्जाम है उसमें बहुत कम टाइम बाकी है। 13 जून को होना है और इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे बच्चे बार बार ये पूछ रहे थे कि सर क्वांट की मॉक टेस्ट के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो क्वांट पे तो मैंने एक वीडियो बना दी थी और आप सभी ने उस वीडियो को देखा भी होगा। तो उसके बाद बचता था कि रीजनिंग को कैसे हैंडल करना है मॉक टेस्ट में। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो कि फेज वन में रीजनिंग का क्या पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब ये नहीं कि 60 क्वेश्चन आते हैं, वो 60 क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं और फिर आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। फिर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की एक मॉक टेस्ट को कैसे आपको हैंडल करना चाहिए। और मैं सिर्फ सिखाऊंगा नहीं, मैं आपके सामने यहाँ एक लाइव मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करूंगा और दिखाऊंगा आपको कि कौन से क्वेश्चन पहले कौन से बाद में करने चाहिए और फिर मॉक टेस्ट का स्मार्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक बहुत सारे ऐसे भी हमारे स्टूडेंट होंगे या ऐसे लोग भी होंगे जिनको आरबीआई ग्रेड बी की उतनी समझ नहीं है अभी, जैसे आपको पैटर्न नहीं पता या डिकोडेड सिलेबस नहीं पता, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी नहीं पता, या आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है 2019 से लेकर 2025 तक के। तो ये सारी चीज़ें एडिटैप आपको एक ही गाइड बुक में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस फ्री गाइड बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एक बार इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखो भाई, तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पैटर्न की बात कर रहे हैं कि पैटर्न क्या है। ये तो आप सभी जानते हो कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो किन किन टॉपिक से होते हैं ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ तीन कलर की थोड़ी वेरिएशन भी रखी है कि ये मेरे लिए ये पहले वाला पार्ट होता है, ये दूसरे वाला पार्ट होता है, ये तीसरे वाला पार्ट होता है। इसलिए नहीं कि एनालिटिकल रीजनिंग मेरा कमजोर है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसकी टेंशन मत लो। उसका एक कारण है, क्योंकि मैंने एग्जाम को बहुत पास से देखा है, तो मैं उसी के लिए आपको बता रहा हूँ। सेग्रीगेशन क्या है? जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स है ना, यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। ठीक है, और ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। बाकी फिर ये वाला जो मिसलेनियस पार्ट है ये 20 से 25 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर नहीं, हमने तो देखा था कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के 40 सवाल थे। भैया, अब ब्लड रिलेशन पे जो क्वेश्चन आप उसको भी अगर पजल्स में काउंट करोगे या डायरेक्शन पे जो क्वेश्चन है वो भी पजल्स में काउंट करोगे तब तो हो ही जाएगा। ये पजल्स थोड़ी ना होती है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की पर्टिकुलर टाइप है, ये यहाँ आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो सिलोगिज्म के 3-4 क्वेश्चन होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन जरूर होते हैं, डाटा सफिशियंसी के 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। बाकी इनमें से कोई भी एनी 2 और 3 जो भी उसका मन करे वो पूछ लेता है वो, बट ये मैंने बता दिया कि यहाँ यहाँ से इतने होते हैं। ठीक है, अब जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें जैसे जो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, चाहे वो रो में हो चाहे वो सर्कल में हो, यहां से सवाल जरूर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से डबल रो भी हो सकता है। ठीक है, या स्क्वायर में या रेक्टेंगल में जो भी वो है अरेंजमेंट है वो दे देता है। अब पजल्स के अंदर मंथ और डेट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, या ईयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो देता है। बॉक्स वाली पजल हो जाती है, फ्लोर और फ्लैट वाली पजल हो जाती है। ठीक है भाई, और इसके अलावा जो डेजिग्नेशन या हायरार्की बेस्ड है वो वाली पजल हो जाती है। पूरा पेपर ही खोल के रख दिया मैंने आपके सामने। ठीक है, इसके बाद जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, इसको मैं थोड़ा सा रेड इसलिए रखता हूं, हालांकि बहुत सारे यूपीएससी बैकग्राउंड वाले बच्चों का इसकी तरफ रुझान ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा थ्योरेटिकल वो चीज़ें पढ़ी होती है ना, किताबों से ज्ञान बहुत अर्जित किया हुआ होता है। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया हो, बट उनका थोड़ा रुझान ज़्यादा होता है। बट हम क्या है ना, एक तो वो करंट पे देता है यहाँ क्वेश्चन, करंट सिचुएशन दे देगा। ठीक है, तो करंट सिचुएशन दे देगा और उनसे हैंडल करना, हम लॉजिकल नहीं सोच पाते, कई बार बायस्ड होके सोचते हैं तो दिक्कत आती है। तो मैं इसको लेस प्रायोरिटी पर रखता हूँ। पहली प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है, जो भी आपको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पूरा सेग्रीगेशन हो गया, आपका पैटर्न हो गया कहाँ से कितने सवाल आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर बात करूं कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या है, देखो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है और ओवरऑल कट ऑफ ये थी। अब भैया इस बार सीटें हैं 40। ठीक है, अब 40 सीटें हैं तो दो ही सिनेरियो, या तो पेपर का लेवल बढ़ाए भाई,
ठीक है, बिल्कुल टफ हो गया। ठीक है, या फिर अगर वो पेपर का लेवल नहीं बढ़ाएगा, नॉर्मल पेपर का लेवल रहेगा, तो फिर आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। भैया सेलेक्ट तो टॉप ही करने हैं ना, सपोज 20 गुना करने हैं, 800 करने हैं या 1000 करने हैं, तो होंगे तो टॉप वाले ही ना जिनका टॉप स्कोर होगा। तो टॉप स्कोर जिनका होगा फिर वो तो स्कोर तो ज्यादा मिलेगा भाई। ठीक है, क्योंकि सीटें कम है तो कंपटीशन ज़्यादा है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि 18 में इस बार काम चलेगा। तो आप लोगों का जो टारगेट स्कोर है ना यहाँ 24 होना चाहिए। ये 24 तभी होना चाहिए जब जो आपका जैसे आप आरबीआई हमारे सेक्शनल टेस्ट देते हो कोर्स में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे सेक्शनल टेस्ट देते होंगे, तो उनका रीजनिंग में स्कोर 24 बनना चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है वो 2025 का जैसा पेपर आया था एज इट इज उसी पेपर पे है। एक आध हमने जानबूझ के मुश्किल भी डाला है, बट मोस्टली 2025 में जैसा एग्जाम आया था वैसे उसी स्टैंडर्ड पे हमने बनाए हुए हैं, ताकि प्रैक्टिस अच्छे। जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसमें हमने वेरिएशन रखी है, कुछ 2025 वाले लेवल पे है, कुछ उससे पहले जो मुश्किल पेपर था उस पे है, कुछ थोड़ा अलग। वो वेरिएशन रखनी पड़ती है भाई, किसी भी तरह का पेपर आ सकता है, ताकि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो इतना स्कोर होना चाहिए, ये आपकी कहानी यहाँ की है। अब अगली बारी आती है कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपको देखो, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि इस अकॉर्डिंग आपको पढ़ा हुआ हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं, मैं 15 से ऊपर नहीं जा पा रहा हूं। भैया देख तो लो कि उतना पढ़ भी रखा है कि नहीं। अब जो पेपर में आता है वो तुम्हें आता ही नहीं है, तो स्कोर कैसे बढ़ेगा ना भाई। ठीक है, चलो। तो अब आती है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अब ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी उन्हीं के लिए है जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा है, वरना काय का टाइम मैनेजमेंट है। फिर एग्जाम हॉल में बैठ के फैन काउंट कर रहे होते हैं हम, अच्छा ये वाला तेज चल रहा है, उसके वाला स्लो चल रहा है। आपको आना भी जरूरी है, तो वही टाइम का यूज करेगा जिसको कुछ आता होगा। तो पढ़ के जाइएगा पहले। तो 60 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट का टाइम है। ठीक है, अब मैं इस टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, पहले 15 मिनट, फिर 16 से 30 मिनट, और फिर 31 से 45 मिनट। ठीक है, और यहां पे मैं हर इस पे पोज लूंगा, मैं एक 30 सेकंड का पोज लूंगा। आज ही मैं एक बड़ी सुंदर लाइन पढ़ रहा था। ठीक है, एक ट्रेवलर जो पोज ले ही लेता है वो बहुत सारे रॉन्ग टर्न ले लेता है। देखो कितनी खूबसूरत बात कही है ना, कि एक ट्रेवलर अगर वो पोज ना ले तो वो बहुत सारे रॉन्ग टर्न ले जाता है। इसलिए पोज लेना बहुत जरूरी है, लेकिन सोचना बहुत जरूरी है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो पहली 15 मिनट के बाद 30 सेकंड का पोज लें, फिर 30 मिनट के बाद फिर 30 सेकंड का पोज लें। ठीक है भाई। अब फर्स्ट 15 मिनट में क्या नहीं करना। पहली बात तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का कोई भी क्वेश्चन अवॉइड करो। आपने देखा यार पहला क्वेश्चन ही पजल्स का है, तो सीधा 6th क्वेश्चन पे जंप मार दो। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अवॉइड करो, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि गलत होने के चांसेस काफी होते हैं, मानो मेरी बात। ठीक है, अवॉइड अनटच टॉपिक। जैसे सुपोज आप ब्लड रिलेशन पढ़ के ही नहीं आए, तो आप इसका क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्टार्टिंग के 15 मिनट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप अवॉइड करेंगे। फिर करना क्या है? फोकस ऑन द सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आप देख लो कि जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, पैटर्न ट्राई कर लो ना, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ो उसको। मशीन इनपुट आउटपुट। अब ये ध्यान रखना कि कुछ लोग बोलेंगे मशीन इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग। भैया आप किसी क्वेश्चन को 1 मिनट तक यहां दे सकते हो। आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देख रहे हो तो आप 1 मिनट लगा के उसको देखो सोल्व करके, अगर वो होता है ठीक है, वरना उसको अवॉइड मारो। ठीक है, यानी इस वाले फेज में किसी भी क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट से फालतू नहीं देना भाई। मैक्सिमम 2 मिनट है अगर कोई ऐसा सवाल है जिसपे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो जो भी सिंपल क्वेश्चन है वो करो, नॉन टॉपिक पे ही स्ट्रिक्ट रहो। ठीक है, और सेलेक्टिव रखो, अदरवाइज परेशानी होगी। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं तो पहले 5 मिनट पूरा पेपर देख लेता हूं। अरे भैया गलत स्ट्रेटेजी है। 5 मिनट में पूरा पेपर देख के आपको याद हो गया क्या? छप गया दिमाग में? नहीं होता ऐसा। साथ साथ चलो, वो 5 मिनट भी क्यों वेस्ट कर रहे हो? समझ पाए सारे? उसके बाद जो 16 से 30 मिनट होगी, उसके बाद अब मुझे पता है कि कहां कहां मैंने स्किप किया हुआ है पजल्स। अब देखा पहला कि आप एटलीस्ट 2 सेट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ट्राई करो। ये जरूरी नहीं है 15 मिनट में होगा, 15 से 16 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 सेट जरूर करो यहां। अब वो 2 सेट आप वही ट्राई करना जो आपने पढ़े हुए हो।
जो मैंने आपको बताई है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, वही आप प्रैक्टिस करें पहले, और उन्हीं को मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करें। कोई ऐसी चीज मत छू लेना जो मतलब अलग ही थी, चल ट्राई कर लेते हैं, नहीं। ट्राई करने के लिए ये वाला पार्ट है। 31 से 45 मिनट आपके लिए ट्राई करने के लिए है। अब जो यहां से बचा हुआ था, जो यहां से बचा हुआ है, जो भी आप ट्राई करना चाहें यहां पे ट्राई करें। ये 30 मिनट का बेस्ट यूज करें, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी पे, जो आपको लगता है कि ये मैं कर लूंगा उसी पे। और यहां 30 मिनट में तो ईगो पे लेना ही नहीं है। किसी सवाल पे 1 मिनट से ज्यादा अगर आपको लगता है कि यार 1 मिनट लगा के कि ये तो 4-5 मिनट खा जाएगा, छोड़ दो। हाँ, अगर वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जिसपे 4 या 5 क्वेश्चन है भाई, या उस पे 3 या 4 क्वेश्चन है, उस पे 4 मिनट लग रही है तो कोई बुराई नहीं है, उस पे 5 मिनट लग रही है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हमारे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई एक ही मार्क का कोई क्वेश्चन है और उस पर 3-4 मिनट बर्बाद करना, पहले आधा घंटा में, तो ऐसा रिस्क मत लेना। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हो तो यकीन मानो आपका स्कोर बहुत जंप मारेगा। बट दिक्कत क्या है ना, कि आपको जादू से चाहिए। कुछ लोग हैं, मैं दिन भर बात करता हूं आप सभी से ही, वो कह रहे हैं कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा, मुझे तो आता सब है। ऐसा कैसे हो सकता है, आता भी है और स्कोर नहीं बढ़ रहा। प्लीज अपने अपने ऊपर थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर करो। ठीक है, मेरे कहने से नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो अब ये स्ट्रेटेजी हमने सीख ली। अब हम एक लाइव मॉक टेस्ट ओपन कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगले 5 से 7 मिनट आप मेरे साथ जुड़ना। मैं पूरा 45 मिनट तो नहीं लगाऊंगा, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है जी, तो वो लाइव मॉक टेस्ट हम अपने कोर्स में खोल लेते हैं। ये हमारा कोर्स है, और इस कोर्स में ये सेक्शनल और फुल लेंथ का सेक्शन है भाई। तो यहाँ ये सेक्शनल टेस्ट है रीजनिंग के, तो रैंडमली कोई भी खोल लो। ये खोल लेते हैं, चलो 8 नंबर। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ 8 नंबर टेस्ट खोला और इसको स्टार्ट किया। ठीक है, पूरा प्रॉपर वैसे ही आएगा जैसा जैसा होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम देखो अब अपना स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये पहला पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बैक कर लें, एग्जिट करके दोबारा से खोल लेते हैं ताकि आपको लगे। नहीं नहीं, ये और बैक करके, ये हमारा कोर्स है आरबीआई का, और यहाँ पे ये सेक्शन क्विज और फुल लेंथ क्विज का सेक्शन होगा, और ये सेक्शन क्विज रीजनिंग, और यहाँ पे जाके मैंने ये टेस्ट नंबर 8 खोल लिया। ठीक है, अब ये फिर भी वही दिखा रहा है, मुझे इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा क्या? नहीं, स्टार्ट टेस्ट आ गया। ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? सबमिट कर देता हूँ इसको, सबमिट करके दोबारा से खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप स्टार्टिंग से देखें यार पूरा। रीटेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब जैसे देखो, ये पहला क्वेश्चन है, मैंने देखा कि पहला क्वेश्चन है 12 पर्सन दिस एंड दिस, और ये द अरेंजमेंट इज गिवन बिलो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन पे मुझे पता है कि इस पे 5 क्वेश्चन होंगे, मैंने सीधा छठे क्वेश्चन पे जंप मार दिया। ठीक है भाई, अब जो 6th क्वेश्चन है, ये किसका, एक मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा भाई। मैं यहां पे 1 मिनट लगा के देखूंगा कि क्या लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, और मुझे समझ में आ रहा है लॉजिक। देखो, अब मशीन इनपुट आउटपुट है, लॉजिक या तो लेफ्ट से होगा या राइट से होगा। ये देखो, 2 3 4 2 3 4, तो इसका रिवर्स कर दिया, 4 3 2 4 3 2। ठीक है, ये 4 5 7 6 5 4, ये एज इट इज है। फिर यहां पे देखोगे आप, इसको इसको रिवर्स कर दिया। मतलब क्या कर रहा है वो, इनवर्स करता जा रहा है चीजों को। समझ पा रहे हो, ये सारी डिजिट को जो लेफ्ट राइट से, सॉरी लेफ्ट से राइट लिखी थी, इनको लेफ्ट से राइट लिख दिया उन्होंने। ये देखो, ये 1 इधर आ गया, ये 2 8 7। अब मुझे लॉजिक समझ में आ गया, तो मैं इसे अटेम्प्ट कर लूंगा आराम से, और 1 मिनट लगा के देखूंगा। मैं अगर लॉजिक नहीं समझ में आता तो मैं सीधा 11th क्वेश्चन पे जंप मारूंगा। बट मुझे यहां लॉजिक समझ में आ गया। फिर मैंने अगला वाला देखा क्या हो रहा है, फिर यहां देखा, फिर यहां देखा, तो धीरे धीरे करके आ जाएगा समझ में। ये देखो, लास्ट स्टेप पता चल रहा है कि इन डिजिट्स का सम 8 6 14 और 4 18 है, इनका सम करके, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, बट उससे पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये 5 क्वेश्चन हो गए,
उसके बाद फिर मैंने देखा 11th क्वेश्चन, मैंने पढ़ा भी नहीं ये, मैंने ये देखा कि एक सीटिंग अरेंजमेंट या पजल है, तो मैंने सीधा 5 क्वेश्चन का जंप मारा। फिर आ गया देखा 16 क्वेश्चन, सिलोगिज्म का आसान सवाल है, फटाफट से डायग्राम बनाऊंगा और सोल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, ये विद इन मिनट बनने वाला क्वेश्चन है। फिर 17 देखा, अच्छा ये भी होने वाला क्वेश्चन है। फिर 18 देखा, ये भी होने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो अभी मैं 6 से लेके 10 तक अटेम्प्ट किया मैंने, 3 क्वेश्चन ये किए। फिर मैंने 19 देखा, अगेन एक पजल और अरेंजमेंट आ गई, मैंने सीधा 5 क्वेश्चन का जंप मारा, सीधा 24th पे पहुंच गया। अब ये क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी आसान होती है अगर आपकी प्रैक्टिस है, चाहे ये कोडीडी क्यों ना हो, ये विद इन मिनट बनने वाला क्वेश्चन है। तो ये मैं अटेम्प्ट करूंगा पहले 15 मिनट में, ये 25 नंबर भी करूंगा मैं। फिर मैंने देखा कि अगेन एक पजल आ गई है, तो मैं सीधा 5 क्वेश्चन का जंप मार दूंगा 31 पे। फिर ये कोडिंग डिकोडिंग आ गया। अब कोडिंग डिकोडिंग मैंने बोला है कि पहले 1 मिनट 1.5 मिनट लगा लो इस पे, अगर आप लॉजिक पकड़ पा रहे हो तो सही है, नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर इसको अवॉइड मारो। अब देखो जैसे पजल गेट हिम टाइप, मुझे भी नहीं पता क्या है, ठीक है, पर कुछ ना कुछ, अब मैंने इतना तो हिंट लिया, जैसे ये देखो डबल ई, और मैंने पहले सॉल्व नहीं किया हुआ, सच बता रहा हूं मैं। अपने मतलब अपने काम पे बैठा हूं और मेरे लिए काम से बड़ा कुछ नहीं है, मैं आपके सामने ही लाइव सोल्व कर रहा हूं इस टेस्ट को, पहली बार देख रहा हूं। हालांकि हम नहीं बनाए हैं पर काफी अरसा हो गया, मतलब बीच में गैप आ गया, बना के अभी मैं आपके सामने लाइव सोल्व कर रहा हूं। पूरी टीम का योगदान होता है। अब मैंने देखा कि MSEE, ये तो इन सबके लास्ट लेटर है, ये देखो MSEE, तो पता चल गया लॉजिक का। फिर मैंने देखा 5 6 8 6, यार ये भी कुछ ना कुछ मिलेगा ये, ठीक है, नंबर्स का कुछ ना कुछ हो सकता है। 5 6 8 6, या तो कोई अल्फाबेट यूज हो रहा हो, इतने अल्फाबेट यूज हो रहे हो, या किसी की प्लेस वैल्यू आ रही हो, मतलब कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर मैंने देखा कि अलग अलग साइंस भी आ रहे हैं, तो पहले जो लेटर है वो अलग अलग है, तो हो सकता है कि सबके लिए अलग अलग यूज हो रहा हो कुछ ना कुछ। तो मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर सकते हो। फिर आप देखोगे इस पे 5 क्वेश्चन है, और आप आराम से इन 5 क्वेश्चन को, एक बार लॉजिक पता चल गया यार आपको। देखो 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में आपको लेटर का और सिंबल का या नंबर का किसी का भी लॉजिक ना पता चला 1 मिनट में, तो फिर तो आप इसको इग्नोर मारो। और अगर आपको 1 मिनट में यह पता चल गया, जैसे 10 सेकंड में ही पता चल गया कि अच्छा यार लेटर का लॉजिक तो ये है, फिर सिंबल का और नंबर का भी मिल ही जाएगा, फिर चाहे 2 मिनट लग जाए इस पे, क्योंकि 2 3 मिनट लग के फिर 5 क्वेश्चन भी तो है ना भाई इस पे। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, उसके बाद फिर 36 मैंने देखा पजल अरेंजमेंट है, सीधा जंप। फिर मैं गया 36 पे, फिर क्रिटिकल रीजनिंग है, सीधा जंप। क्रिटिकल रीजनिंग है, सीधा जंप। क्रिटिकल रीजनिंग है, मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा भाई, मैं आगे आगे निकालता जाऊंगा ऐसे करके। ठीक है, फिर मैंने देखा ये डाटा सफिशियंसी है, और दो दो स्टेटमेंट के छोटे छोटे सवाल हैं, तो मैं इनको अटेम्प्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इनको अटेम्प्ट कर लूंगा। जहां 3 4 स्टेटमेंट लगे वो मैं पहली 15 मिनट में अवॉइड करूंगा, जहां 2 स्टेटमेंट ही हो आसान लगे वो अटेम्प्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये फिर मैंने देखा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ये भी मैं पहले 15 मिनट में ट्राई कर सकता हूं। अब कुछ लोग सोचेंगे सर 15 मिनट तो हो ही चुकी है ना भाई, नंबर हमने मशीन इनपुट आउटपुट कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग सिलोगिज्म, तो भैया क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करे हैं भाई। मकसद ये है कि पहली 15 मिनट में ऐसा ना हो कि हम 3 सवाल कर पाए, मकसद ये है कि पहली 15 मिनट में हम आ रहे, अगर 15 क्वेश्चन हो गए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, फिर वो तो हमारे लिए और अच्छा है। तो मैं आगे ये करूंगा, अब मुझे ये आता है मैं ये करूंगा। भाई बात यह है कि अगर मैं 15 15 मिनट में डिवाइड कर रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि अननेसेसरली टाइम वेस्ट ना हो मेरा। अगर मैं 15 मिनट लगा करके मैं किसी भी टॉपिक के, ये जरूरी नहीं है भाई आप पजल्स में बहुत अच्छे हो आप पजल्स करो, क्या दिक्कत है उसमें, आपकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है आप अरेंजमेंट करो। कहने का मतलब यह कि पहले 15 मिनट में कम से कम 12 15 स्कोर स्क्रीन पे दिख जाए ना, मजा आ जाता है। ये लगे कि यार 12 सवाल अटेम्प्ट कर लिया हो, अब आधा सफर तो तय ही कर लिया, मकसद ये है हमारा। ठीक है, चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पूरे 5 सेट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है इस पे। फिर ये फिर अगेन से स्टेटमेंट और इफेक्ट आ गया, थोड़ा मुश्किल है तो मैं नहीं करूंगा। फिर ये वाले क्वेश्चन में कर सकता हूं, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर्स पे डिजिट्स पे बेस्ड है, कर सकता था मैं आराम से। ठीक है भाई, ये देखो ये आसान है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, ये मैं कर लूंगा।
ये अगर थोड़ा मुश्किल लगे तो इसको रहने दूंगा। समझ पा रहे हो? तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि 15 ही मिनट लगानी है इन पे, कि 15 मिनट के बाद पजल करना जरूरी है, नहीं। अगर 15 मिनट लगा के 15 क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए और उसके बाद होते ही जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है भाई उस तरफ जाना है, पजल्स की तरफ। ठीक है? अगर नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली 15 मिनट में अननेसेसरली टाइम खराब नहीं करना, किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना। ठीक है? पहली 15 मिनट में स्क्रीन पे ऐसा लगे कि 10 सवाल हो गए हैं, ओहो एक जंग जीत लिए मैंने, कि अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब कभी ऐसा हो जाए कि पहली 15 मिनट में एक पजल ट्राई करी, देखा 5 मिनट के बाद बनी ही नहीं, फिर दूसरी ट्राई करी, देखा नहीं बनी, हो गए हैं 10 मिनट, क्वेश्चन हुआ नहीं एक भी, तो दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, फिर जो चीजें आती हैं वो भी नहीं होंगी। ठीक है? और उसके बाद हमने जो पेपर ये जो डिजाइन किए हैं, आप देखोगे हमने कोई इस तरह की एरा गारा कोई ऐसा पजल का सेट या वो सब नहीं डाला है, जो एग्जाम में आता वही डाला है, जो आजकल ट्रेंड में आईबीपीएस जो पूछ रहा है वही डाला है। ये देखोगे आप 9 कंपनीज है अलग अलग ईयर्स में, ये आसान वाली पजल आप कर सकते हो। ठीक है? तो फिर उसके बाद ये एक 19 पे थी, 8% जो है ये ज्वाइन कर रहे हैं, मंथ और डेट का जो कॉम्बिनेशन है वही है। प्रॉपर पीवाईक्यू का एनालिसिस करके प्रॉपर जो आता है एग्जाम में वही डाला गया है भाई, ऐसे टेंशन मत लो। फिर ये देखो 9% है, ठीक है, ये फ्लो एक ट्रायंगुलर टेबल है उस पर बैठे हुए हैं, तो ये डाला डाला है। फिर 31 पे देखोगे ये आ गया, फिर 36 पे जाओगे 8% है, ये सर्कुलर टेबल है, ठीक है, ये वाला डाला हुआ है। फिर 41 पे कुछ अलग अलग है, तो आपको जो सही लगे उसके बाद फिर ट्राई करते जाना। ठीक है? मतलब फिर जो लास्ट में बच गया 15 मिनट में वो ट्राई कर लेना। मतलब मैं पूरा पेपर खोल के आपको समझाना चाह रहा था सिर्फ, और कोई पर्पज नहीं था इसका। बात को समझे सारे? चलो अब वापिस से आते हैं। तो स्मार्ट यूज करिएगा, थोड़ा सा अच्छे से यूज करिएगा, और करके भी दिखा दिया। पहले कोशिश करो कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कवर हो, जो पजल और अरेंजमेंट आपके एग्जाम में आती हैं वो प्रैक्टिस हुई हुई हो, उनकी समझ हो अच्छी, फिर टेस्ट दो। ठीक है भाई? और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और वो भी स्मार्ट एनालिसिस। स्मार्ट एनालिसिस में क्या आता है? स्मार्ट एनालिसिस, मैं स्मार्ट बोल रहा हूं, स्मार्ट वही है जो सेल्फ एनालिसिस करता है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए यार, आप अपने आप को भ्रम में क्यों रख रहे हो? अगर आपको कोई चीज नहीं आती या थोड़ी आती है, आपकी वीक है, एक्सेप्ट दैट और उसको ठीक करो भाई। ठीक है? जे पे मत रखो कि चलो देखते हैं हो ही जाएगी, नहीं होगी। जो 100% आता है वो हो जाए, वही बहुत काफी है। ठीक है? तो एनालाइज क्वेश्चन सिलेक्शन मिस्टेक आफ्टर एवरी टेस्ट। आप एक ट्रैकर रखो, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, और हर टेस्ट में अपनी कम से कम 3 गलतियां निकालो। हर टेस्ट में अपनी 3 गलतियां निकालो। जिस दिन आपने अपने अंदर गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी, इंप्रूवमेंट स्टार्ट। तो क्वेश्चन सिलेक्शन को देखो कि क्या आपने प्रॉपर की है। ठीक है? फिर कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट किया, ऐसा तो नहीं है कि टाइम वेस्ट कर दिया हो, ईगो पे ले लिया हो, ये भी आइडेंटिफाई करो। अपने वीक एरियाज देखो कि यार ये टॉपिक के क्वेश्चन तो बार बार आ रहे हैं टेस्ट में और मुझसे तो ये सोल्व नहीं हो रहे, तो जाओ उनको पहले सीखो फिर आओ। ठीक है? ट्रैक एक्यूरेसी परसेंटेज, ये ध्यान रखना, नो ब्लाइंड गैस, 0। आपको कभी भी तुक्का नहीं मारना है पेपर में। आप अगर 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो 20 ही रखो अपने, तुक्का मत मारो। 25 किया आपने, 25 ही रखने हैं आपने, कोई भी ब्लाइंड गैस नहीं मारना है, ध्यान रखना। अपनी इंप्रूव स्पीड अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी थ्रू मॉक टेस्ट बढ़ाओ भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलोगिज्म के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 2 ही कर पा रहे हो, ओनली अ फ्यू क्या आया, एक नया वर्ड क्या है आपसे हुआ ही नहीं, ये गलत है। आपको इनइक्वालिटी आती तो है पर कोडिड नहीं कर पाते हो, गलत है। आपको कोडिंग डिकोडिंग आते हैं बट लॉजिक वाली नहीं आती, फिर कहां से आती है भाई? अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा है तो उस पर अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, उसको जल्दी करो। ठीक है? तो ये कहानी थी आज की इस वीडियो की। और अगर आप भी अच्छे टेस्ट ढूंढ रहे हो एग्जाम लेवल, मैं अच्छे की डेफिनेशन क्या क्या देता हूं, एग्जाम लेवल। ये नहीं है कि कुछ भी डाल दिया एक टेस्ट के अंदर, ये कोई पर्पज नहीं है हमारा। तो हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे हैं। ठीक है? अगर आप गूगल पे सिंपली जाओगे, टाइप करोगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गया, कोर्सेज में जाओ, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है? अब यहां पे देखो, अब हमारी ये फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। ठीक है?
अभी थोड़ा डिस्काउंट कम है, ये बढ़ भी सकता है। फेज 1 और फेज 2 दोनों की है। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है, सब कुछ है इसके अंदर। करंट अफेयर के टेस्ट भी है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, इवेल्युएशन बाय सुपर मेंटर, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है। कोई अगर अगले साल को ध्यान में रख के तैयारी कर रहा है, फिर यहाँ वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो ये सबसे बेस्ट है, गोल्ड कोर्स से ऊपर तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ टेस्ट देने हैं तो वो फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज ले सकता है। ठीक है भाई। तो यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लेना, अच्छे से इनरोल करना। 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, बहुत कुछ है, मोर देन सफिशियंट है। 25-30 हज़ार क्वेश्चन हो जाते हैं सारे मिला के। ठीक है, बहुत होते हैं। चलो, उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी और ये स्ट्रेटेजी अपना के आप अपना स्कोर जरूर इंप्रूव करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताया करो। मेरी भी बहुत मेहनत लगती है, तो मैं भी चाहता हूं कि आप उस मेहनत को अनदेखा ना करें। कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।